सर, बिल्कुल सर। जी जी। आयु वेबिनार 13 में आप सभी जो पार्टिसिपेट हुए थे उनका मैं आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे आगे 12 ऐसे वेबिनार हुए। हर महीने में एक वेबिनार होता है, मतलब पूरे एक साल खत्म हो गया है इस तरह से इस सिलसिले को। आज का ये वेबिनार हम पूरा हिंदी में करेंगे क्योंकि हमारे वक्ता और काफी सारे पार्टिसिपेट जो भी है वो गुजरात से नहीं है। तो आज जो भी वेबिनार में हम बोलेंगे वो सब हिंदी में बोलेंगे। काफी सारे लोग नए हैं, इसलिए कुछ सूचनाएं मैं हर वेबिनार में रिपीट करता हूँ कि बाकी के जो भी पार्टिसिपेट है वो अपना माइक म्यूट रखेंगे और अपना वीडियो भी बंद रखेंगे। जो भी यहाँ पे बोलता है सिर्फ उनका वीडियो शुरू रहेगा और वक्ता श्री का। बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, करीब 100 तक पहुंच चुके हैं, इसलिए नए पार्टिसिपेंट अब नहीं जुड़ पाएंगे इस वेबिनार में। तो आपके जो भी मित्र जो इस वेबिनार में नहीं जुड़ पाए, कृपया उनसे आप बाद में बता देना कि आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत का फेसबुक पे एक पेज है, उस पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, पूरा रिकॉर्डिंग। अभी भी लाइव चालू है। हाँ, लाइव भी चालू है आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत के फेसबुक पेज पे। आप अपने ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। कोई अगर यहाँ पे नहीं जुड़ पाता लाइव तो वहां से अटेंड कर पाएगा। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हम अपने कोई भी वेबिनार की शुरुआत भगवान धन्वंतरि की वंदना से करते हैं। मैं वैद्य धर्मेश पटेल से विनती करूंगा कि वो धन्वंतरि वंदना का गान करेंगे। नमामि धन्वन्तरि मादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मम् लोकैर्जरारुक भयमृत्युनाशम् धातार्मिषम् विविधौषधीनाम् चव्याम वाता वनिवारी वह्निम् पंच प्रपंचात्मक देह भाजमा संताप संपात जरा ज्वरांतकम् नमामि धन्वन्तरि मादि देवम् नवीन नीलमुद कांति कांतम् शान्तम् हरेर्द्वादश माख्यमूर्तिम् पूर्तिम् शतानां सुमनोरथानाम् नमामि धन्वन्तरि मादिदेवम् नमामि धन्वन्तरि मादिदेवम्। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश भाई। हम जिस माध्यम से ये वेबिनार कर रहे हैं वो आयुर्वेद व्यासपीठ, ये संस्था का एक शॉर्ट में परिचय। मैं वैद्य गरिमाबेन शुक्ला से विनती करूंगा कि हम सबको आयुर्वेद व्यासपीठ के बारे में कुछ सुनाए और उस संस्था के कार्य के बारे में हमें बताए। वैद्य गरिमाबेन। जी नमस्कार, मैं वैद्य गरिमा। आयुर्वेद व्यासपीठ कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम, इस व्यापक उद्देश्य के साथ आयुर्वेद व्यासपीठ की स्थापना 1998 में हुई। सेवा, संशोधन, प्रचार और शिक्षा, इस चतुर्सूत्री पर आधारित आयुर्वेद व्यासपीठ आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि अनेक राज्यों में कार्यशील है। हाल ही में हमारा सिल्वर जुबिली समारोह एवं सेमिनार नागपुर में संपन्न हुआ।
कड़ी से कुसुम तक, धन्वंतरी पूजन एवं धन्वंतरी यज्ञ, विविध सेवा कैंप्स, कोविड के साथ जिंदगी, दैनंदिनी जो हर साल अलग अलग थीम पे प्रकाशित होती है, ये हमारे आयुर्वेद व्यासपीठ के विविध विशेष प्रकल्प है। इसके सिवा आयुर्वेद व्यासपीठ सेवा को उच्च स्तर तक ले जाना, वैद्यों, छात्रों और अध्यापकों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रयत्न करते हुए उनके सर्वांगीण विकास और प्रगति के लिए कार्य करना, अनेक राज्यों में सेमिनार, वैद्य विकास शिविर, वेबिनार्स, क्लिनिकल मीटिंग्स, CME, औषधि दर्शन शिविर आदि का आयोजन करना, जन सामान्य के लिए कैंप, लेक्चर, वेबिनार आदि का आयोजन करना, ये सब प्रवृत्तियां भी हम नियमित रूप से करते हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ इस तरह छात्रों, वैद्यों और अध्यापकों द्वारा स्थापित, उन्हीं के हित में, जनहित में एवं राष्ट्र हित में कार्यरत है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। धन्यवाद। धन्यवाद गरिमाबेन। अब मैं वैद्य देवांग भाई पटेल से विनती करूंगा कि आज जिसका वक्तव्य हमें मिलने वाला है उस वक्ता का पूरा परिचय हम सबको करवाए। वैद्य देवांग भाई। नमस्कार। चिकित्सा में प्रकृति का महत्व में हमको जिनका ज्ञान प्राप्त होने वाला है, ऐसे विद्वान परिचय में करवाते हैं। वैद्य विनीश जी गुप्ता। विनीश सर गत कई वर्षों से देहरादून में रुद्राक्ष चिकित्सालय अपना चलाते हैं। सफल चिकित्सक आयुर्वेद के रहे हैं। उन्होंने करीब 200 से भी ज्यादा वैद्यों को आयुर्वेद प्रैक्टिस में प्रवृत्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे आयुर्वेद के संनिष्ठ वैद्य आज हमारे वक्ता है। आयुर्वेदाचार्य का अभ्यास उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से किया हुआ है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ गुजरात में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। उन्होंने आयुर्वेद की कई संस्थाओं में दायित्व निभाया है। उसके साथ साथ अभी उनका विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तराखंड के वो जनरल सेक्रेटरी है। साथ साथ उन्होंने समाज में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़े, आयुर्वेद का ऑथेंटिक ज्ञान बढ़े, उस हेतु अनेक स्कूल, अनेक महाविद्यालय और अनेक ऐसी संस्थाएं, NGOs में अपने वक्तव्य दिए हैं, जिनमें दिनचर्या, आहार विहार ऐसे अनेक विषय पे विद्वान वक्तव्य उनके हुए हैं। श्री विनीश जी ने खास करके जो कोविड का काल था उसमें करीबन 3000 से भी ज्यादा कोविड के पेशेंट को सफल चिकित्सा दी हुई थी। 15,000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा दिया था, जिससे स्वास्थ्य रक्षा हो, इम्यूनिटी सबकी बढ़े। उन्होंने गुरुजी के कई पौधों का वितरण, हजारों गुरुजी के पौधों का वितरण भी निःशुल्क किया है। अनेक संस्थाओं को उसमें प्रेरित भी किया है। ऐसे समाज में हित, समाज का आरोग्य की रक्षा के हितकारी और वैद्यों का ज्ञान बढ़ाने वाले ऐसे हमारे वक्ता आज हमें प्राप्त हुए हैं। वो अभी रोग निदान विषय के प्राध्यापक है। साथ ही साथ वो हर साल लास्ट 6 साल से, यानी 6 साल से वो 8 दिन का शिविर करते आए हैं, जिसका नाम है आयुर्वेद कौशलम करके। वो शिविर में कई वैद्य पूरे भारत से आते हैं और उनका आयुर्वेद के वक्ता के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए सभी आयोजन उनकी पूरी टीम के साथ वो बहुत सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं। उनमें एक दिन वो चरक डांडा भी सबको ले जाते हैं। ऐसे बहुत आयुर्वेद के संलिप्त वैद्य प्राप्त हुए, उनका मैं आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनका आज का जो विषय है वो हम सबके लिए चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है प्रकृति के रिलेटेड। चिकित्सा में प्रकृति का महत्व, उस विषय पे वो अपना वक्तव्य देने वाले हैं। श्री विनीश जी का हार्दिक संस्था की ओर से स्वागत है। धन्यवाद। ओम ब्रह्म दक्ष श्री देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः।
मैं अपने गुरु वैद्य पाचाभाई दमनिया सर, गुरुवर वैद्य अनंत बलवंत धर्म अधिकारी सर का कोटि कोटि नमन करता हूं। आज आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत द्वारा आयोजित इस वेबिनार में जो हमें उन्होंने एक अवसर दिया, उसका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी वैद्य मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि देवांग भाई ने बताया कि आज प्रकृति के ऊपर वेबिनार है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति जो है वो सामान्य भाषा में स्वभाव या स्वस्थ या हमारा टेम्परामेंट या नेचर, किसी भी नाम से हम उसको पुकारते हैं। जो मैंने अपने ऊहन और अतिदेश तंत्रयुक्ति द्वारा इसका थोड़ा सा विस्तृत जो है वो अनुभव प्राप्त किया है, उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों को जैसा कि अभी देवांग भाई ने बताया है कि लास्ट में हम समय भी देंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो प्रकृति होती है वो प्रकृति हमारी मूलतः दो प्रकार की होती है। और पहली प्रकृति है मूल प्रकृति और दूसरी है हमारी अपचारज प्रकृति। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र शोणित संयोग प्लस गर्भिणी का जो आहार विहार है उससे हमारा जो प्रकृति का निर्माण होता है और बच्चे का जन्म होता है, कुछ ही समय तक हम मूल प्रकृति को उसको देख सकते हैं। जैसे ही बच्चा माता का स्तन लेना शुरू करता है वैसे ही उसकी प्रकृति में बदलाव आने लगता है। उसके बाद मूल प्रकृति का पहचान कर पाना, जैसा कि हमारे आचार्य ने कहा है, वो संभव नहीं है। मूल प्रकृति के ऊपर ही हमारी अपचारज प्रकृति आरूढ़ हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम कहा गया है और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जैसा कहा गया है। और उसके साथ साथ जैसा कि हमें आचार्य चरक जी के 26वें अध्याय में 11वां श्लोक है, वहां आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का गुण और साथ में उसके कर्म दिया हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आचार्य सुश्रुत जी ने यह कहा है कि अगर वैद्य को चिंता करनी है, वैद्य को अगर चिकित्सा करनी है तो केवल पंच महाभूतों की चिकित्सा करनी। जैसा कि हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ अभी बीएमएस भी कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो पंच भौतिक द्रव्य है ये हमारा शरीर में जाके पंच महाभूतों में, पंच जो हमारी भौतिक अग्नि है जिसको हम भूताग्नि कहते हैं, उसके माध्यम से ये अलग अलग जो है हमारा अलग अलग तोड़ दिया जाता है, अलग अलग इसको कर दिया जाता है। और फिर जो भी हमारी धातुएं आदि हैं जिसमें जो महाभूत की प्रबलता होती है, अन्य अन्य कई सारे केदारी कुल्या न्याय हो या खले कपोत न्याय हो, इनके माध्यम से वो महाभूत वो अपना अग्नि के अनुसार ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो ये चिकित्सा है अंततो तो गत्वा, वो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि ये चिकित्सा केवल पंच भौतिक जो है, पंच भौतिक आहार से जो हमने उपचार किया, तो पंच भौतिक में जो चेंजेस आए शरीर के अंदर, उसी के द्रव्यों द्वारा हमें उसकी चिकित्सा, उसको हम फिर से समअवस्था में लाते हैं। जैसा कि हम लोग को सभी को मालूम है कि प्रकृति जो है हमारी वो 7 प्रकार की होती है। पहली एकल प्रकृति है, वातज पित्तज कवच, फिर द्वंद्वज है और फिर हमारी जो है वो सम प्रकृति है। तभी हम यहाँ सम प्रकृति, क्योंकि सम प्रकृति स्वस्थ है और
इसको यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा हटा के रखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस समय जो है हमारा स्वस्थ की तरफ नहीं है, और जो भी चिकित्सालय में हमारे रोगी आते हैं वो कहीं ना कहीं सबके सब आतुर अपचारज प्रकृति उनकी होती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वातज पित्तज कफज एकल प्रकृति है, द्वंद्वज प्रकृति हमारी दोनों दो दोषों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसलिए हमें, जैसा कि चरक जी ने भी कहा है हमारा, कि जो है ये जो प्रकृति है ये जो है हमारी कैसी है, सदा आतुरा बोली गई। तो इसमें जो एकल प्रकृति है, जो अपचारज प्रकृति के लिए मैं बात कर रहा हूं ये, और ये जो एकल प्रकृति है वातज पित्तज कफज, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और माइन्यूटली अगर हम देखें, तो अगर हम देखते हैं कि मोर देन 60% से ज्यादा एक दोष, चाहे वो वात चाहे वो पित्त या कफ, अगर हमें मिलता है तो हम कहीं ना कहीं इसको एकल प्रकृति की तरफ ले जाते हैं। और अगर द्वंद्वज प्रकृति में हम देखें तो अगर मान लीजिए कि इससे नीचे है, कोई 40% है, कोई 45% है, वात मान लीजिए 40 है, और हमारा पित्त जो है 45% है, और उसके बाद जो 15% है वो कफ है। तो इस तरह से अगर हम देखें, थोड़ा सा विचार करें, तो हमें ये लगेगा ये द्वंद्वज प्रकृति की तरफ है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आचार्य चरक जी ने सूत्र स्थान में कहा है कि आतुरस्य अंतरात्मानम अनुप्रवेश, यानी वैद्य को आतुर की अंतरात्मा में प्रवेश करके और जो है उसकी चिकित्सा को करना है आगे। तो इसका प्रकृति के माध्यम से हम एक जो है आतुर को बहुत अच्छी तरह से उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अभी मैं सारा आपको उदाहरण देकर के समझाने वाला हूं। तो इसलिए एकल प्रकृति क्या है, द्वंद्वज प्रकृति क्या है, ये सभी को थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, और सब लोग जानते हैं, सारे विद्वान लोग हैं, बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु इसमें जुड़े हुए हैं। और कैसे हमें, जैसा कि हम देखते हैं त्रिविध परीक्षा कही गई है, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न ही द्वारा हमें परीक्षा करनी चाहिए, करते हैं हम लोग, रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। अब दर्शन के द्वारा अगर हमें प्रकृति की परीक्षा करनी है, और हम ये भी जानते हैं जो जिसकी प्रकृति है वो उसको वही रोग ज्यादातर होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो दोष पहले से ही उसमें ज्यादा है। तो इसलिए, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार का सेवन करना है, तो हम अपना स्वस्थ रहेंगे, ये सभी को मालूम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको भी अगर हम देखना चाहें, चाहे वो आप तो देश के बंद है, जैसा कि हमारे आचार्यों ने कहा है, और या अनुमान के माध्यम से या प्रत्यक्ष के माध्यम से, तो उसको हम देख सकते हैं इन प्रमाणों के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अब बताना चाहता हूं कि अगर हमारे सामने अगर कोई रोगी, कई माध्यम है हमें देखने के, तो हम कैसे देखेंगे उसको। सपोज मान लीजिए कि हम ऊपर से लेकर के नीचे अगर हम पहले वात पित्त कफ देख लें, और उसके बाद हम उसके क्या देख लेंगे, महाभूतों को भी देख लेंगे। कैसे देखेंगे? हम सबसे पहले हम आपके सिर से शुरू करते हैं। यानी कि अगर समाज में अगर हम निकले, और आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि बालों की कटिंग को लेकर के, वो कटिंग जो है हमारी जो है कैसी है कि कहीं कोई चोटी बांध रहा है, कहीं कोई बाल जो है कहीं ऊपर उठा रखा है उसने, कहीं कोई साइड से कट लगा रखा है। अगर इनको देखना चाहेंगे आप, क्योंकि मैं ज्यादा जो है अभी प्रकृति जो शास्त्रों में दी हुई है उधर थोड़ा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि लगभग सबको वो चीजें मालूम है, टाइम थोड़ा कम है और मुझे अपने अनुभव को शेयर करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वात और पित्त पर में, पित्त प्रकृति में आचार्यों ने हमें कहा है कि दुर्भग है ये, सुभग जो है हमारा वो कहा गया है कफ प्रकृति के लिए। तो अगर हम कहीं पे भी देख रहे हैं कि ऐसा कोई बालों वाला व्यक्ति सामने दिख रहा है, तो हमें ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये इसमें कहीं ना कहीं वात है। और वात किससे बनी हुई है? आकाश और वायु महाभूत से बनी हुई है। थोड़ा सा और हम शास्त्रों में थोड़ा जाते हैं
तो हमें ये देखने को मिलेगा, जैसा कि आचार्य सारंगर जी ने कहा है कि अल्प केसा कृष रुक्षो वाचालस चल मानसा आकाशचारी स्वप्नेशु। तो आकाशचारी क्यों उन्होंने कहा है? इसलिए कहा है कि जो वात प्रकृति अगर एकल है तो वो आकाश महाभूत और वायु महाभूत ही उसमें ज्यादा है, और वो आकाश में ही स्वप्न में देखने वाली है। इसी तरह से अगर पित्त में देख रहे आप तो उसमें इन्होंने कहा ज्योतिषाम, ठीक है ना, तो वो स्वप्न में ज्योति देखेगा। ज्योति का मतलब है क्या? अग्नि, क्योंकि अग्नि महाभूत की प्रधानता है वहां पे। अगर इसी तरह से हम कफ में जाके देखते हैं तो उन्होंने कहा जलाशय आलोकी। जलाशय आलोकी का मतलब है वो जल महाभूत को देखने वाला है। तो अगर वात पित्त कफ हम देखें तो देखोगे आप कि जो स्वप्न में जो वो देख रहा है वो महाभूतों की अधिकता ही देख रहा है, जिस महाभूत की अधिकता है वही वो देख रहा है। इसी तरह से उन्होंने प्रकृति के लक्षण दिए। अल्प कैसा क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहा? क्योंकि ऑडियो नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज मेरी आ रही है प्लीज? नहीं आ रही है सर। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अल्प केसा क्यों कहा उन्होंने? अल्प केसा इसीलिए कहा हुआ है क्योंकि हमारा जो है रुक्ष गुण है। अगर वात के गुण देखें क्या है? तत्व रुक्षो लघु सीताकरा, सूक्ष्म चल विशद, है ना, परुष विष्टम्भी वैवायु, बहुत सारे गुण दिए हैं उसमें। तो अगर रुक्ष गुण है वहां पे तो रुक्षता क्या बालों में उसकी थिकनेस को देख करके हम नहीं पहचान सकते? बालों की संख्या कम है, अल्प केस है, तो उसकी संख्या को कम देख करके क्यों? क्योंकि रुक्षता है वहां पे, स्नेह गुण नहीं है। तो बाल को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं? अल्प केस है, बाल थिन है, एकदम बाल पतले हैं, तो वो हमारा कैसा होगा? वात प्रधान प्रकृति का होगा, एकल प्रकृति में अगर हम देखते हैं तो। और दूसरा इसी तरह से उन्होंने कहा अकाले परितैर व्याप्तो धीमान स्वेदी चारोषणा। तो अकाल में यानी समय से पूर्व ही अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रही है, तो उसमें क्या होगा? अग्नि महाभूत होगी। और आप चरक जी के चिकित्सा उसमें त्रिमर्मीय अध्याय में जाके देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा है कि अगर पित्त हमारा अल्प प्रकोपित हो रहा है तो वो जो है हमारा क्या करेगा? वो हमारा पालित्य करेगा। अगर थोड़ा ज्यादा प्रकोपित हो रहा है तो हमारा खालित्य करेगा, और वो बहुत ज्यादा तो इंद्रलुप्त कर रहा है। तो अगर अकाले परितैर व्याप्तो उन्होंने कहा है तो इसका मतलब ये है अग्नि द्वारा, अग्नि बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाएगी, क्योंकि पित्त प्रधान प्रकृति है, कुछ भी पित्तवर्धक लिया उसने, तुरंत हमारी अग्नि प्रकोपित होकर के और वहां खावैगुण्य करके हमारी जो है बालों को क्या करेगी? सफेद करेगी। इसी तरह से आप अगर हमारा कफ में जाते हैं तो स्निग्ध, क्योंकि स्निग्ध गुण केवल और केवल एक महाभूत में है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत में से केवल एक महाभूत है, वो है जल महाभूत, जिसमें स्निग्ध गुण, गुरु गुण, सांद्र गुण, पिच्छिल गुण, सारे गुण वो मिल रहे हैं जो हमारे कप में दिखाई देंगे। तो अगर हमें स्निग्ध गुण ज्यादा रहेगा तो जनरल सी बात है कि बालों की संख्या भी ज्यादा होगी, उसकी थिकनेस भी ज्यादा होगी। और बालों में जो अगर हम देखते हैं कि किसी रोगी को या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर बालों में बीच में कहीं भी अगर वो एक सूर्य भगवान वहां बने हुए हैं, यानी कि वहां पे कोई एलोपेशिया टाइप का दिख रहा है आपका, चाहे वो एरियाटा हो, तो उसमें अगर आप देख रहे हैं, किसी के भी सिर में देख लीजिए तो आपको पहला या दूसरा पित्त दिख ही जाएगा, क्योंकि वो अग्नि महाभूत की प्रधानता रहेगी। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो ललाट को देखें, अगर ये सब बातें जो है सब शास्त्रोक्त हैं, मेरा कुछ भी इसमें ऐड नहीं है। थोड़ा सा अतिदेश और ऊहन तंत्रवृत्ति के माध्यम से मैं इसको आपको जो मैंने 24 आवर गहन चिंतन किया है उसका अनुभव दे रहा हूं आपको। तो ललाट अगर बड़े हैं, मध्यम हैं, छोटे हैं, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रकृति होगी। आंखों में देख करके बता सकते हैं कि अगर हमारा प्यूपिल है, अगर वो आंखों को खोलने पे देख रहे हैं, आंखों में अगर वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे ये वात है। अगर वो थोड़ा टच कर रहा है तो हम कहेंगे ये पित्त है। अगर वो थोड़ा सा स्टीरा सफेद पार्ट दिख रहा है तो हम कहेंगे कफ है। वर्ण को देख करके अगर पीत वर्ण का गोरा व्यक्ति है, गोरा 2 प्रकार का है, एक पीत वर्ण का है, तो हम ये नहीं पीत वर्ण को देख के कह सकते कि ये पित्त प्रकृति है।
और दूसरा, अगर गौर वर्ण है, अगर सफेद वर्ण है, तो भी हम देख करके ये कह सकते हैं कि वर्ण में हमारा कफ गुण आया हुआ है, क्योंकि वात जो है श्याव या श्याम है और कफ जो है हमारा श्वेत है, और अन्य जितने भी कलर हैं वो हमारे सब के सब कैसे हैं, वो सब के सब पित्त में आ जाएंगे, चाहे वो पीत हो, नील हो या हरा हो, कोई भी कलर होगा। तो फेस को देख करके, अगर उसमें मांसल है फेस, क्योंकि सुभग कहा गया है कफ के लिए, ठीक है, उसकी शरीर को देख करके, थोड़े से अपवाद है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी आपको, शरीर के ऊपर स्थल को देख करके तुरंत हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक गुण जाएगा कि हमारा ये जो है कफ में ही होगा। हम नाड़ी पे हाथ रखते हैं, तो अगर उसकी उंगलियां हम देख लें, तो क्या हम बता नहीं सकते कि इसकी उंगलियों में वात आई है, पित्त आई है, कफ आई है? अगर उसकी लंबी उंगलियां हैं तो वात है, अगर मध्यम है तो पित्त है, और छोटी उंगलियां हैं और थिक है तो वो कफ है। तो इस तरह से हम पूरी प्रकृति का पूरा, अगर व्यक्ति हमारा, हम अपने केबिन में बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जो है कैमरे लगे हुए हैं, स्क्रीन में देख करके हम बाहर से बता सकते हैं कि कौन बाहर बैठा हुआ है, और जो जिस प्रकृति का बैठा हुआ है, जो दोष लेकर के बैठा हुआ है, वही लगभग जो मेरा अभी तक का अनुभव है, वही उसमें दोष प्रकोपित है, ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे तीनों भगवान हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, जो ब्रह्मा जी को अगर आप देखें तो वो देखेंगे तो वात प्रकृति में जाएंगे, विष्णु जी को देखेंगे तो पित्त में जाएंगे, और शंकर भगवान को देखेंगे जिसने सभी का विष अपने गले में रख रखा है, सभी की पीड़ा को समझते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जिसकी कोई पूछ नहीं करता, वो कप प्रकृति करता है। वो एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर हम बिना व्यक्ति को देखे हुए, मेरी तो इतना मतलब धीरे धीरे करके कि मैं स्वर से ही बता देता हूं सामने प्रकृति कैसी है, स्वर कैसा है उसका, ठीक है ना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि किस प्रकृति का स्वर कौन सा होगा। और महाभूत देख लीजिए आप, रुक्ष गुण दिख रहा है, विशद गुण दिख रहा है, लघु गुण दिख रहा है, तो आप बता देंगे वात प्रधान होगा सामने वाला। तो इसलिए जो है, आप अगर आप थोड़ा सा देखें, हम संस्कृत पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो है हमारा प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, ये वात होगी। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, यानी थोड़ा सा इसने कुछ ले लिया एक दूसरे दो को, ये पित्त होगा। प्रथम पुरुष यानी सब लोग उसमें आएंगे। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक में वायु है, द्विवचन में पित्त है और बहुवचन में कफ है। सुश्रुत जी की प्रकृति अगर हम देखें, हमने कभी नहीं देखा सुश्रुत जी को, लेकिन आप थोड़ा सा सर्वे करके देखो कि जितने भी सर्जन हैं, बिना पित्त के वो सर्जन नहीं हो पाएंगे या बहुत रेयरेस्ट होंगे। ये मेरा अनुभव है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे तो पराक्रम, विक्रम कहां पे मिलेगा? ये केवल और केवल पित्त प्रकृति में ही मिलेगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जब हम कैडेवर को फर्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ लोग जो है हमारा वो वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं, तो पित्त कभी भी मूर्छित नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि क्यों? क्योंकि अगर पित्त जब प्रकोपित होता है, धातु कौन सी पसंद करता है? वो रक्त धातु में ही प्रकोपित, साधर्म वाली धातुओं में ही जाता है। तो जहां रक्त की बात आएगी, जहां ये बात आएगी कि किसी को सर्जरी करनी है, वहां रक्त से किसी को अगर डर नहीं लगेगा, वो पित्त प्रकृति होगी। तो हम देख के कह सकते हैं कि सुश्रुत जी में पहला दोष या दूसरा दोष पित्त जरूर रहा होगा। हम चरक जी को इतनी गूढ़ और इतना जो है उतना गंभीर जो मंत्रों में, श्लोकों में उन्होंने दिए रखा है, श्लोक जिनको बोलते हैं, तो वो हमारी कब प्रकृति होगी। वाग्भट जी को देखोगे तो सूक्ष्मता से विचार किया है, उन्होंने संग्रह ग्रंथ बनाए हैं। बाद के 6ठी 7वीं शताब्दी में जो काल आए, उसमें क्या समस्याएं थी, उसको भी सोच करके उन्होंने दिया हुआ है। तो सूक्ष्मता से विचार करने वाला केवल एक व्यक्ति होगा, वो होगा वात प्रधान प्रकृति, पहली या दूसरी कुछ भी हो सकती है। ऐसा हम चिंतन, ऊहन, अतिदेश, तंतुयुक्ति से कर सकते हैं।
हमारे आचार्यों ने मंत्रों में, सूत्रों में सारी बातें कही हैं, उसका हम कितना भी विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रकृति को देख करके मैं बताता हूं, जैसा कि वर्ण देखा, आप देख लीजिए, अगर कहीं भी आप कहीं मान लीजिए कि 40 लोग बैठे हुए हैं और उसमें से हम ये कहें कि काले कपड़े कितने पहने हुए हैं, तो उसमें क्या हमें ये न मालूम चल जाएगा कि वात प्रकृति वाले ही काले कपड़े पहनेंगे? किसी से पूछो आपको कौन सा वर्ण पसंद है, मुझे तो आप कपड़ा लाके दे दोगे, अगर उसी की पसंद का होगा तो तुरंत बता देगा आदमी कि वात प्रकृति का होगा। कफ प्रकृति का कपड़ा जो होगा वो देखोगे उसकी ड्रेस तो सोबर कलर दिखेगी, पित्त में अन्य सभी चले जाएंगे। हर एक चीज से आप किसी के घर का वर्ण देख लो तो बता नहीं सकते हो मालिक कौन सा इस घर में रह रहा है, कौन सी प्रधान प्रकृति का रह रहा है। अगर आप किसी के डॉगी को देख लो तो बता नहीं सकते कि कौन सी प्रकृति का डॉगी होगा, कौन सा मालिक होगा। कितनी भी किसी भी चीज में इतनी सूक्ष्मता से, आप किसी की गाड़ी देख लो, छोटी गाड़ी है तो कौन होगा उसमें, थोड़ी मध्यम है तो कौन होगा, और अगर सबसे बड़ी गाड़ी है तो कौन होगा। आप 3 प्रकृति को लेकर, वात पित्त कफ प्रकृति को लेकर के मार्केट में एक चीज खरीदने जाओ, वो है फ्रिज मान लो लेके नहीं जाओ, सबसे बड़ा कौन खरीदेगा? वो वृहद गुण के कारण कफ को ही खरीदना पड़ेगा, और सूक्ष्म गुण के कारण सबसे छोटा जो है वो हमारा वात खरीदेगा, मध्यम पित्त खरीदेगा। आप किसी भी चीज से, किसी एक चीज से आप ये देख सकते हो कि हमारा सामने वाला, स्वर से आप पहचान सकते हो स्वर कैसा है ना। उन्होंने कहा विग्रह वक्ता होगा, पित्त में विग्रह वक्ता बोला है। तो अगर आपके स्वर में कोई बात कर रहा है और आप बीच में टोकते हो उसको, कहते हो कि नहीं मैम ऐसा नहीं ऐसा है, या ऐसा नहीं ऐसा है, वो कहेगा नहीं सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पे पित्त है, हमें उसकी स्वर से ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां वायु है, हमें ये गंभीर स्वर नहीं समझ में आ रहा है, मेरा स्वर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा स्वर है। अगर इसको हम माइंड में सेट करें तो हम स्वर से बता सकते हैं। अभी एक उदाहरण देता हूं, एक बच्चे का फोन आया मुझे, एक मदर का फोन आया और उन्होंने कहा स्वर्ण प्राशन मुझे चाहिए सर। तो मैंने उनसे कहा कि स्वर्ण प्राशन जो है किसको देना है, क्या देना है, कितने साल का बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि ये 7 साल का बच्चा है और बहुत गुस्सा करता है, जो है बहुत चंचल है ये। तो हमें ये नहीं समझ में आ गया कि गुस्सा करने वाला कौन होगा, पित्तवात प्रकृति हो गई उसकी। तो मैंने तुरंत उनसे कहा कि मैम आप इतनी गुस्सा क्यों करते हो, क्योंकि मैंने स्वर सुन लिया था उनका। आपका मूड क्यों स्विंग होता है, आप मीठा क्यों पसंद करते हो। तो उन्होंने कहा सर आप कैसे बता सकते हो। फिर मैंने कहा मैं तो आपके हस्बैंड की भी प्रकृति बता सकता हूं, बिना देखे बिना सुने। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि अगर बच्चे की प्रकृति देख लें तो बच्चे की प्रकृति कहां से आई होगी। हमें अंदाजा लग सकता है कि ये प्रकृति माता पिता शुक्र शोणित संयोग से आई होगी, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम सपोज मान लो कि हमने पूछा हाइट कितनी है आपकी, उसने कहा हमारी हाइट जो है 5'5" है, और उसने कहा, मैंने कहा वेट कितना है, कहने लगा 52 वेट है। तो हमें ये नहीं समझ में आता, बात आ गई सामने। उसने कहा 5'5" की हाइट है और मेरा वेट है 80 kg, हमें ये नहीं समझ में आ गया कि हमारी ये कफ प्रधान प्रकृति बोल रही है। तो हर एक चीज से, एक छोटी से छोटी चीज से आप प्रकृति का परीक्षा कर सकते हैं, और प्रकृति परीक्षा से आप आतुर की अंतरात्मा में प्रवेश करने का इससे बढ़िया रास्ता कुछ नहीं हो सकता। कि जब आपकी केबिन से, आपकी क्लिनिक से पेशेंट निकले और निकलने के बाद कहे मजा आ गई, आपको देख करके व्यक्ति, आपने कभी व्यक्ति ना देखा हो, हम यहां से बता सकते हैं कि जो डिक्टेटर था, जो हमारा हिटलर था, उसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि उसके कर्मों को हमने देखा हुआ है, क्योंकि हमने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के गुण और साथ में उसको कर्मों को हमारे चरक जी ने लिखा हुआ है। तो हम नहीं बता सकते हैं वो पित्त प्रकृति प्रधान रहा होगा और दूसरी वात प्रकृति होगी, बता सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक चीज से हम अगर थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे तो इतना ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि आप जो है दर्शन परीक्षा द्वारा, हमारे पास एक रोगी मान लो सपोज आया, वो कहने लगा कि देखा मैंने, बैठा वो, तो हमने देख करके ही मान लो कब प्रधान प्रकृति था या एकल प्रकृति था, तो हमने नाड़ी पे भी हाथ नहीं रखता मैं कभी कभी,
और मुझे ये समझ में आ जाता है क्या समस्या लेके आया होगा। लेकिन उसके लिए हमें नाड़ी पे हाथ रखना पड़ता है। इसलिए उसको ऐसा लगे, कुछ लोग कहते हैं फेस रीडिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप ज्योतिष का देखते हैं, क्या करते हैं आप, क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे देखते ही समझ में आता। अब आप बताओ कि मुझे अगर कप प्रकृति का प्रधान एकल प्रकृति मिल गई तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, मुझे तो मजा ही आ गई। क्यों मजा आ गई? इसलिए मजा आ गई कि अब आमाजीर्ण मंदाग्नि कप में मिलेगी, चरक जी ने कहा हुआ है। और कप को सबसे टेस्टी खाना चाहिए। तो हम बता नहीं सकते कि ये आमाजीर्ण से परेशान है। तो हम आम के सारे अगर लक्षण बोले तो उसमें 7, 6, 9 वो हाँ कि श्रोतोरोध बलवंश गौरव नीलमूर्ता आलस अपक्ति निष्ठु मल संग रुचि कर्मा सब बोलने वाला। और हम मल से परीक्षा जठराग्नि की करते हैं। जो हमारी अष्टनाड़ी परीक्षा कही गई है उसमें मल परीक्षा है। मल से परीक्षा से हम, चरक जी ने भी कहा है, मल परीक्षा से हम जठराग्नि, अगर वो इंडियन टॉयलेट में जा रहा है तो हम पूछ सकते हैं कि लैट्रिन बिना अभी बैठा ही है, मैंने कहा कि आपकी लैट्रिन पॉड में चिपकती है, हाँ चिपकती है। तो कि इससे हम ये नहीं जान रहे हैं कि इसकी मंदाग्नि है, इसका जो है हमारा आम बढ़ा हुआ है। हमने कहा आलस है आपको, हमने कहा लिथार्जीनेस है आपको, हमने कहा टायर्डनेस है आपको, हमने कहा आप खाना बिना भूख के खा लेते हो, समय पे खा लेते हो। हमने कहा आप कब प्रदीदी से आप तो केवल खाना, आपको कोई कपड़ा नहीं पसंद है, आपको देखो क्या है ना कि आभूषण, अन्य अन्य आचार्य जो योग रत्नाकर जी हैं, भाव प्रकाश जी हैं, इन्होंने कहा आभूषण प्रिय कौन होगा? तो पित्त प्रधान प्रकृति, उनको गोल्ड बहुत पसंद है, आप देख लो। तो इन सभी चीजों से, एक से छोटी चीज से, तो हम उसको, उस व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि आपको इसकी दिक्कत है। और आप गृहिणी अध्याय में जाकर के देखें तो उन्होंने कहा कटी ग्रह आया हुआ है अजीर्ण के, तस्य लिंगम अजीर्णस विष्टंबा सदनम तदा शीर्षो रुपचा मूर्छाचा भ्रम पिष्ट कटी ग्रह। ये कटी ग्रह कब होगा? जब अजीर्ण की शिकायत होगी। और जहां आम होगा वहां कटी प्रदेश में जाएगा। हम उससे तुरंत बोलते हैं कि आपके कमर में स्टिफनेस कितने दिन से है, ये बताओ मुझे। तो हम बता नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में सभी चीजों को एक दूसरे से बस आपको योग तंत्र द्वारा उसको जोड़ना है आपको। तो हम, आप ये देखिए, इसी तरह से पित्त प्रकृति है। तो हम बालावस्था, हम मध्यमावस्था और आने वाली जो अवस्थाएं हैं उसमें ये नहीं बता सकते अगर कब प्रधान प्रकृति है तो कौन सी व्याधि फ्यूचर में उसको होने वाली। हम बता सकते हैं अगर मंदाग्नि ज्यादा है तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा ही मिलेगा, आप करवा के देख लो। मंदाग्नि ज्यादा है, फैटी लिवर मिलेगा ही मिलेगा, देख लो। लंबे समय से मंदाग्नि है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, देख लो आप। तो हम बता नहीं सकते। पित्त प्रकृति का आता है तो हम पित्त प्रकृति के नहीं बता सकते। आपका मूड स्विंग होता है, आप जो है, आपकी आईक्यू बहुत अच्छी है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, आपकी रिटेनिंग पावर बहुत कम है, इन सभी चीजों को हम पित्त प्रकृति में बता सकते हैं। और छोटी सी, मीठा पसंद है आपको, आप जो थोड़ी थोड़ी देर में आपको भूख लग जाती है, आपको मिर्चा खा नहीं सकते, आप खाते हो तुरंत दिक्कत हो जाती है। आपको नीट एंड क्लीन जो सबसे ज्यादा पसंद है वो पित्त प्रकृति को पसंद है। तो हम बता नहीं सकते। हम किसी के घर में गए तो वहां देख करके बता नहीं सकते किस घर का, किस प्रकृति का जो है व्यक्ति का घर है ये। हम तो ये कहते हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए फ्रूट्स काट के लेकर के आया तो उसकी साइज देख करके ये बता सकते हैं कि ये किस प्रकृति का व्यक्ति काट के, हमें व्यक्ति मत दिखाओ आप। एक उदाहरण देता हूं। हम लोग एक रोगी के यहां गए और उनकी माताजी बीमार थी, उनको देखा गया। देखने के बाद जो है उन्होंने कहा नहीं बैठिए, रात का समय था, हम और वाइफ दोनों लोग गए और फिर उन्होंने कहा नहीं कुछ खा के जाइए आप। तो हम लोग बैठ गए, बहुत आग्रह करने लगे। तो उनकी 2 लोग, हस्बैंड वाइफ, वो 2 लोग हम, और बीच में एक डॉगी। एक सेब को छीला गया, उसको काटा गया और 3 से 4 बार घुमाया गया और डॉगी को भी बीच बीच में 2-3 बार दिया गया। तो हम अगर बिना सेब की साइज को देख के ये नहीं बता सकते कि ऊपर कौन है, किसने काटा है। वो जीभ पे रखने पे दांत की जरूरत ही नहीं थी, उसमें वो घुल जा रहा था। इतना सूक्ष्म कौन काट सकता है, इतना सूक्ष्म कौन सोच सकता है? केवल वात प्रकृति सोच सकती है। तो हम फ्रूट की साइज को देख करके नहीं बता सकते।
हम ये नहीं बता सकते जब गेट पे पहुंचेंगे तो वो चाय पूछने वाला कौन होगा। हम ये नहीं बता सकते कि हम जिसके घर जा रहे हैं अगर वो कप प्रधान प्रकृति है तो हमें नाश्ता खाना खिलाकर के ही भेजेगा। हम ये नहीं बता सकते। सबसे ज्यादा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक लाइन लिखी हुई है अतिथि देवो भव, ये कौन लिख सकता है? वात लिखेगी, पित्त लिखेगा या कफ लिखेगा? ये वात ना पित्त, केवल कफ ही लिख सकता है, क्योंकि अतिथि देवो भव को अगर फॉलो करेगा तो केवल कफ ही फॉलो करता है, क्योंकि स्नेह गुण है इसमें। आप किसी के नमस्कार, कोई नमस्कार करता है, कोई आपको प्रणाम करता है, कितना कोई झुकता है, इसको देख करके नहीं बता सकते सामने वाला कौन है। बिल्कुल बताया जा सकता है इसको देख करके। स्नेह गुण ही आप किसी भी गीले गीले वृक्ष को झुका सकते हो, सूखे वृक्ष को कभी भी नहीं झुका पाओगे। तो वृक्ष गुण से हम नहीं बता सकते? बता सकते हैं। किसी भी चीज से हम बता सकते हैं उसके पंच महाभूत को। अगर थोड़ा सा आप डीप विचार करोगे, ये जो वात पित्त कफ है ये हमारे बने हुए हैं, इसी महाभूत से बने हुए हैं। तो हम नहीं बता सकते इसको कि अगर उसके फेस में अगर पीत वर्णता है, अगर वो गोरा है, पीत वर्ण का गोरा है, तो हम ये नहीं बता सकते ये अग्नि महाभूत है। बता सकते हैं इसको। तो इसलिए प्रकृति का महत्व 10वीं परीक्षा में भी प्रकृति विकृति कही गई है। अगर आप प्रकृति की परीक्षा करते हैं तो आपको प्रकृति परीक्षा द्वारा आप बहुत डीप जा सकते हैं, और आतुर के अंतरात्मा में प्रवेश करने का मुझे नहीं लगता दर्शन परीक्षा द्वारा इससे बढ़िया कोई रास्ता आचार्यों ने हमें दिया है। तो इसलिए आप जो है किसी भी व्यक्ति की आप साइन, किसी की साइन देख करके ये नहीं बता सकते कौन सी प्रकृति होगी। जो सबसे क्लियर लिखेगा, पूरा नाम लिखेगा, वो कप प्रकृति का होगा। जो एकदम खींच करके इधर उधर बहुत शॉर्ट में लिखेगा वो वात प्रकृति का होगा, बीच वाला पित्त में होगा। देख के बताया जा सकता है उसको। आप उसकी राइटिंग देख के बता दो। आपके घर में बर्थडे हुआ, मुझे ये मत बताओ, सब जो गिफ्ट है उसको एक छोटे को अलग, मीडियम को अलग, साइज को बड़े वाले को अलग कर दो। आप नहीं बता सकते कौन प्रकृति लेकर के आया है ये। सबसे बड़ा किसका होगा, वृहत सबसे किसका होगा। अगर हमें कहा जाए एथलीट्स हैं हमारे, जो उसमें से किसको भेजना चाहिए, तो हमें वहां पे वात पित्त प्रकृति को, क्योंकि वात के कारण चल गुण है और पित्त के कारण उसमें ब्रेन की, मेधा की भी जरूरत है। हम नहीं बता सकते, बता सकते हैं। कफ को भेजने की जरूरत ही क्या है वहां पे। तो ये एक एक चीज अगर इसका चिंतन करें, मनन करें, ऊहन करें, तो आपको देखेंगे कि हर एक चीज से हम ये बताते हैं, आचार्यों ने हमारा लिखा हुआ है कि कौन सबसे ज्यादा भोजन करेगा। अब आपको मैं बताता हूं, आचार्यों ने वात प्रकृति में बहुत सारे पक्षियों और जानवरों का, पक्षियों और उसका प्राणियों का नाम दिया है। तो वात प्रकृति में किसका दिया है उन्होंने, देखिए सारे, एक बकरी को ले लीजिए, अजा को ले लीजिए, आप कौवे को ले लीजिए, आप मूसक को ले लीजिए, आप जो है खरगोश को ले लीजिए, ऊंट को ले लीजिए। हम देख नहीं रहे उसकी प्रकृति, उसी प्रकृति के आधार पे हमारे आचार्यों ने उसको रखा हुआ। अगर हम अजा को देखें तो उसका वर्ण नहीं देख रहे हैं, उसका शरीर नहीं देख रहे हैं, उसकी चंचलता नहीं देख रहे हैं, उसके स्वर को नहीं देख रहे हैं, उसके मल को नहीं देख रहे हैं। तो अगर मेरे पास वात प्रकृति, प्रधान प्रकृति का कोई व्यक्ति या एकल प्रकृति आता है तो हम ये नहीं कह सकते इसको विष्टब्धा जीर्ण मिल रहा, तुरंत बोल सकते हैं बिना अग्नि मान्य के, बिना कोई अजीर्ण के कोई भी व्याधि संभव नहीं है। रोगा सर्वे अपि मंदोग्नि कहा गया, तो बिना उसके हमारी व्याधि नहीं हो सकती। तो अगर पित्त प्रकृति का है तो हम नहीं बोल सकते, बता सकते अग्नि कैसी होगी इसकी, तो हम बता सकते हैं। तो इसका अगर हम प्रयोग चिकित्सा में करें तो चिकित्सा में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, जैसा कि आचार्य चरक जी ने कहा है कि हमारा सूत्र स्थान में अगर 59 आप श्लोक देखें, उन्होंने वात के गुण दिया, पित्त के गुण दिया, फिर कफ के गुण दिया, कहा विपरीत गुणै द्रव्यै मारुता संप्रसाम्यति। इसी तरह से पित्त को शांत करना, इसी तरह से गुण क्यों कहा उन्होंने कि गुण की चिंता करनी है आपको। अब गुण कौन है, रुक्ष गुण है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि रुक्ष गुण में कौन रहने वाला है,
कौन महाभूत होगा? तो महाभूतों तक आप जा सकते हैं सूक्ष्मता से अगर विचार करेंगे आप तो आप ये देखें, जैसा कि उन्होंने कहा स्तेन होगा, मतलब अगर चोरी कहीं हो रही है, थाने में गए और 8 लोगों को पकड़ रखा, तो हम बता सकते हैं इसमें से वात अगर एकल प्रकृति होगी तो ज्यादा टेंडेंसी उसी की होगी चोरी करने की। लिखा हुआ है, वाचाल लिखा हुआ है, मत्सल लिखा हुआ है। मैं तो बोल देता हूं वात प्रकृति देख करके, भाई कितना अच्छा डांस करते हो यार। कहता सर आपने कहां देखा? अरे भाई डांस करने में किस गुण की जरूरत है? चल गुण की जरूरत है। तो चल सबसे ज्यादा किसके पास है? केवल वात के पास है। तो डांस अच्छा नहीं करेगा? लिखा है हमारे आचार्यों ने कि गीत और वाद्य जो है वो गीत वो कौन प्रिय होगा, तो वहां लिखा हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि हमारा पूरा वो जाएगा कि नहीं नहीं यही हो सकता है। आप मूसक को देखो, आप फ्रेंडशिप देखो, लॉन्ग टर्म की फ्रेंडशिप किसकी है? कफ की है। जहां सम्मान है वहीं कफ है। एक बार टूटा दूसरी बार कभी नहीं जोड़ने वाला है। और वात तो कभी जुड़ेगी नहीं। पित्त में थोड़ा ईसद स्नेह है, थोड़ा जुड़ सकता है, लेकिन कफ जिससे जुड़ेगा जहां सम्मान होगा। और एक बार टूटेगा दूसरी बार नहीं जुड़ेगा। आप देख लो, अपने दोस्तों को देख लो। हम एक ऑफिस में जाते हैं, प्रैक्टिकल देखो बताते हैं कि आप एक ऑफिस में जाओ, आप देख लो आपका बिजली का बिल खराब है, आपका कोई भी अन्य वाटर बिल खराब है, कुछ है, आप वहां जाके देख लो वात पित्त कफ कौन बैठा, उसके पास चले जाओ। वात को क्या करना है, पित्त को क्या करना है, कफ को क्या करना है। इतनी देर में आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो आप देख सकते हो किसके पास जाना है आपको। तो कितना आप कुछ भी खाने जा रहे हो, आप पानी पूरी खाने जा रहे हो, आप होटल में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको देख लो कि ये पानी पूरी अगर 10 ठेले लगे हुए हैं तो कफ प्रकृति है तो कफ के पास ही जाए, क्योंकि वही टेस्ट, वो टेस्टी, उसको चटपटा वो रखने वाला है, अपने अनुसार टेस्ट के अनुसार ही रखने वाला है। पित्त वाला पित्त के पास जाए, वात वाला वात के पास जाए, तीनों खुश हैं, तीनों को अपना अपना टेस्ट मिलेगा। मैं तो ये भी कहता हूं, आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहां भी अगर मालिक देख लें कि कफ प्रकृति का, अगर आप व्यक्ति वहां खरीदने गया सामान और सामने देख ले मालिक कफ प्रकृति का है और आप अंदर गए तो अंदर देख ले 5-6 जो बंदे खड़े हुए हैं उसमें से एक कफ वाले को बुला ले, 2 मिनट के अंदर कपड़ा पसंद आ जाएगा आपको। तो कितना प्रैक्टिकल अगर है, अगर आप सोचें ये प्रकृति कहां तक हम सोच सकते हैं। और अगर देखें तो इसमें जो भी वात प्रकृति के लोग होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स में थोड़ी सी वात प्रकृति के लोगों को दिक्कत होती है कि सबसे अधम कही गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक प्रकृति में हमारा जो है क्या है कि गुण दोष सभी में है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है। और पित्तम पंगु कफा पंगु पंगु मल धातुआ, यानी सब पंगु हैं, ये केवल चरगुण वायु ही चलाने वाला है। और चरक जी ने कहा है, व्याप्यादि में भी कहा है कि विश्वमिदम, प्रभु, आयु, बल सब वात ही है हमारी। तो वात वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो है कहीं ना कहीं मैं बहुत अदम हूं या जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा सूक्ष्मता से विचार करने वाला वही व्यक्ति है। तो इसलिए जैसा कि हम लोग चूहे को देखते हैं, मैंने कई बार कई लेक्चर में कहा है कि चूहे को देखा आपने, रात में काटता है और हमें मालूम नहीं चलता, सुबह ब्लड देखते हैं हम कि ब्लड जो है हमारा वहां पे ब्लीडिंग हो रखी है पैर में। ऐसा क्यों होता है? चूहे को रखा गया वात प्रकृति में, क्योंकि जब वो काटता है, काटने के बाद फूंकता है, फिर काटता है, फिर फूंकता है, फिर काटता है, फिर फूंकता है, तो फूंकने से जो वेदना है वो शांत हो जाती है और हमारा ब्लीडिंग सुबह हमें मालूम चलती है। तो एक एक अगर पक्षियों की, जानवरों की अगर हम प्रकृति देखें, हाथी को देख करके हम नहीं बता सकते क्यों कफ में रखा। सबसे ज्यादा अगर आप ये देखो कि अगर कोई हमें ये बताए कि पंजे के निशान देख करके प्रकृति बता दो तो भी बता दे सकते हैं। सबसे ज्यादा पृथ्वी में महाभूत कहां है, तो पृथ्वी को कौन टच करेगा, तो कफ टच करेगा। पूरा पैर पड़ता है उसका जमीन पे, क्योंकि जल और पृथ्वी महाभूत है। पृथ्वी सबसे गुरु है, उत्तरोत्तर देखोगे आप तो। वायु है तो वायु का पूरा पैर पड़ ही नहीं सकता, तभी स्पीड ज्यादा है। पित्त का है, मध्यम है, तो देख के बता सकते हैं। तो इतना प्रैक्टिकल है ये चीज, अगर आप इसको चिकित्सा में यूज करते हैं, क्योंकि जो जिसकी प्रकृति होगी ज्यादातर, जैसा कि हमारे धर्म अधिकारी सर कहते हैं कि ज्यादा 99.99% हमारी संतर्पण जन व्याधियां हैं। पहले अवतर्पण जन मिलती भी थी, आज संतर्पण जन व्याधियां मिलती हैं, क्योंकि खाने पीने की किसी कमी नहीं है। 2 काल भोजन कहा गया है, 5 काल में भोजन कर रहा है। तो
तो हमें ज्यादातर संतर्पण जन व्याधियां मिलती हैं हमें देखने। अब तर्पण जन व्याधियां सैकड़ों में एक आध मिल जाए तो मिल जाए, बहुत गरीब पेशेंट है उसको रुक्ष आदि गुण ज्यादा मिल रहा है तो वहां मिल सकता है उसको। और इन 6 की 6 प्रकृति में अगर सबसे अच्छी प्रकृति, अगर ये केवल शारीरिक प्रकृति के बारे में मैं थोड़ा सा भी, मानसिक के लिए सात्विक राजसिक अभी उतना ज्यादा किसी और लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे, वो मैं बताऊंगा। तो आप जयशंकर जी को अपने विदेश मंत्री हैं, आप उनको देख के नहीं बता सकते कौन सी प्रकृति है? बता सकते हैं कि पित्तवात प्रकृति है, मेधा है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कोई भी देश जरा सा भी कुछ बोलता है तुरंत उसका जवाब ले लो और उससे ज्यादा तगड़ा जवाब ले लो। तो हम हर एक चीज को देख करके, कुछ भी देख करके हम बता सकते हैं। आप कहीं भी जाते हो, किसी के घर में जाते हो, कुछ भी देख करके आप बता सकते हो वहां पे कितना गंदा है घर, कितना अच्छा है, कितना सिस्टमेटिक सारी चीजें रखी हुई हैं, सब बताया जा सकता है प्रकृति से। आप उस व्यक्ति को भी ना देखो, आपको ये नहीं मालूम चलता कि घी लगी हुई रोटी कहां आने वाली है। आपको किसी की थाली देख करके, मैं गुजरात में भी लेक्चर ले रहा था, मैंने कहा किसकी थाली में नमक होगा, किसकी थाली में हमारा मिर्च होगी, वो केवल हमारा, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है, वो सबसे ज्यादा क्या मतलब, कप में ही मिलने वाला है। नमक उसको उसी की थाली में दिखेगा। तो थाली देख के हम प्रकृति नहीं बता सकते। अगर हम जहां पे बर्तन हमारे खाने के बाद रखे जाते हैं, तो अगर हम वहां बैठ जाएं और एक कैमरा लगा करके देखें या बाद में देखें, तो हमें ये नहीं मालूम चलेगा खाना सबसे ज्यादा कौन छोड़ेगा और किसकी प्लेट सबसे ज्यादा साफ होगी, जिसमें कुछ भी अन्य नहीं होगा। कब प्रकृति होगी? कफ की डेप्थ कोई भी कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि कफ में दो दोष सबसे ज्यादा है, एक आलस और दूसरा अति करने का। वो कभी भी पीड़ित होगा, आप उसकी डेप्थ नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूसरों को ध्यान रखता है। वो सोचेगा वाइफ को बताऊं, बच्चे को बताऊं, ये परेशान होंगे, रहने दो, चलने दो, क्योंकि वो गंभीर है। इसलिए इसको हम चिकित्सा में इसका इतना प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे ही प्रकृति देखी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा दोष बढ़ा हुआ। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि हमारा अन्य दोष जो है, क्योंकि आहार विहार से बढ़ा हुआ हमारा जो अनुभव है अभी तक का, वो हमने जो देखा है, हमें ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जो जिसकी प्रकृति है वही दोष बढ़ा ही हुआ है उसको। एकल है तो एकल प्रकृति देख करके तो तुरंत आप बता देंगे कि ये दिक्कत हो रही है। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में आप इस प्रकृति का, आप इसको इवेल्युएट करने का, आप किसी को जानने का, आप पंचमहाभूत बता सकते हैं, स्वर में पंचमहाभूत बता सकते हैं, वर्ण में बता सकते हैं, आप देख के बता सकते हैं, आप बालों में बता सकते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हम नहीं बता सकते? बता सकते हैं कि कौन सा गुण हमारा जो है, और सभी के गुण दिए हैं चरक जी ने, सभी के गुण है कि ये रुक्ष है, ये शीत है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसको देख करके। तो किसी भी चीज में आप, मेरा तो इतना अनुभव जो है इसलिए है, इतना डीप मैं बता पा रहा हूं इसलिए है क्योंकि मैंने 24 आवर हर एक चीज में मैं प्रकृति देखता हूं। अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं और रेड लाइट में अगर सबसे पहले अभी 20 सेकंड बचा हुआ है, गाड़ी किसकी स्टार्ट होगी नहीं देख के बता सकते हम, क्योंकि धैर्य सबसे ज्यादा कम किसके पास है, वो पित्त है। उसके बाद वायु, कफ की 2-3 सेकंड बचेंगे तब जाकर के वो स्टार्ट करेगा। तो बता सकते हैं, और इसका प्रयोग इतना प्रैक्टिकल है। आप अपनी क्लिनिक में कफ को कहां रखना है, पित्त को कहां रखना है, वात को कहां रखना है। प्रशासन में सबसे ज्यादा पित्त को जाना चाहिए, काउंसलिंग में सबसे ज्यादा कफ को होना चाहिए। वायु, जितने भी कर्म चल गुण वाले हैं उन सबको सूक्ष्मता से जहां विचार करना है वहां देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर पित्त वात या वात पित्त प्रकृति, क्योंकि उसकी सूक्ष्मता से विचार करना, मेधा, तीक्ष्णता को अगर देखें तो इन सभी में सबसे शार्प जो होगी वो हमारी पित्त वात या वात पित्त प्रकृति होगी। और अगर वो अपनी सात्विक आदि गुणों से अगर सही रास्ते पे अगर उसको अपना प्रकृति को अगर लगाए तो उससे बेस्ट प्रकृति कोई नहीं होगी। तो हम ये नहीं बता सकते लोगों को कि आपका बच्चा देख करके नहीं बता सकते, इसकी ग्रेस्पिंग पावर जो है हमारी ज्यादा है और रिटेनिंग पावर कम है। तो बता सकते हैं कि वात है, पित्त है, कफ है, बता सकते हैं कि रिटेनिंग पावर किसकी ज्यादा होने वाली है।
तो इसलिए प्रकृति का विचार अगर आप करेंगे सूक्ष्मता से, एक एक चीज पे आप प्रकृति पे जाकर जा करके और आप देख सकते हैं उसको। मैं जिग्नेश भाई से ये पूछना चाहता हूं कि टाइम अभी चूंकि उन्होंने मुझे दिया था कि 9:55 या 50 तक ही दिया था, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इसको हम यहीं पे विराम दे दें और क्वेश्चन ले लें? जी सर, समय होने आया है। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो हम सर से पूछ लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तो जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे, और क्योंकि समय कम है और समय का थोड़ा अभाव है, और आप लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए, और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा और भी डीप हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर कभी भी होगा सर, अगर समय देंगे तो हम जरूर इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अभी जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद वैद्यराज। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ जी। आपने कहा था कि जो अगर किसी दोष का प्रतिशत 60 से अधिक है तो एकल प्रकृति है। जी जी जी। तो उसके बाद आपने द्वंद्वज के लिए जो बताया था परसेंटेज, वो कितना बताया था? सर अगर इससे अगर नीचे है, सपोज मान लीजिए कि सर हमारा कोई मान लीजिए कि 45 है, 40 है, या कोई 50 है, 30 है और 20 है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं द्वंद्वज प्रकृति में, ये एक कहीं ना कहीं अनुमान द्वारा और थोड़ा युक्ति द्वारा इसको जो है ऐसे डिफाइन करने की कोशिश की गई कि अगर मान लीजिए मोर देन 60 है, 70%, 65% है, तो वो एकल प्रकृति में ही जाएगा वो व्यक्ति। और दोनों थोड़ा सा द्वंद्वज प्रकृति में ये होता है कि कभी कभी हमारा थोड़ा सा अगर अगल बगल दोनों दोष होते हैं, मान लीजिए एक 40 है, एक 42 है और एक 18 है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने में दिक्कत होती है। वो अनुभव से थोड़ा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा क्वेश्चंस गलत जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि कौन ज्यादा है। और ये मैं बताना चाहता हूं नए बच्चों से कि मान लो सपोज कि पित्त प्रकृति वाला शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब है उष्ण गुण से वहां वो ऊपर जा रहा है और द्रव गुण से नीचे आ रहा है। तो ये प्रकृति ये हो सकता है कि वो कफ का भी जा सकता है। अगर द्वंद्वज प्रकृति है तो कफ में वो कह सकता है। आप उससे पूछा, आपने कहा शॉर्ट टेम्पर्ड, आप तो शॉर्ट टेम्पर्ड सॉरी आपको शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप, तो आप वो क्या वो कह सकता है नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता, मुझे तो कभी कभी, तो हो सकता है वो गुण जो है कफ का जाए वहां पे। तो द्वंद्वज में जहां बहुत निकटता रहती है दो दोषों की, वहां जो है हमें थोड़ा सा जो है उसका वो क्वेश्चन बहुत संभल करके और पूछना पड़ता है। एक प्रश्न और है सर जी। जैसे प्रकृति में कोई दो दोष प्रोमिनेंट है, द्वंद्व प्रकृति है जी सर, तीसरा दोष या तो बहुत कम होगा या थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद होगा जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि तीसरा दोष कितना कम होगा कि हम ये कहें कि इस दोष की थोड़ी कमी है इसके अंदर? नहीं सर, ऐसा है कि जैसा कि हमारी द्वंद्वज प्रकृति मान लीजिए कि 40-30 है जी, तो या हम कहें 40-40 है, तो हम लास्ट वाला जो भी दोष होगा यानी वात है मान लीजिए, क्योंकि सभी लोग अपने कर्म को दिखाएंगे। जैसा कि आप मेरा वर्ण देख रहे हैं, तो वर्ण में आपको मेरी वात दिख जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि कौन सा दोष कौन सा कर्म दिखाएगा। एकल प्रकृति में बहुत क्लियर कट आप बता सकते हैं। द्वंद्वज प्रकृति में अनुभव से थोड़ा सा जाना होगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा, जरूर मैं उसमें शेयर करूंगा अपनी बात को कि कैसे हम थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे अगर नजदीकियां हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है वहां पे क्वेश्चन पूछना कि आपको शॉर्ट टेम्पर्ड हो या आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है ना। तो वहां पे थोड़ा सा आपको जो है युक्ति से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, स्वर में जो आपने गुरुवादी गुण कहे हैं जी, मैं थोड़ा बस एक लास्ट क्वेश्चन जी, जो स्वर में गुरुवादी गुण देखना है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो वैद्य सुशांत बॉस है, ये हमारे गुरु भी हैं और नाड़ी के बहुत 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 अच्छे, मतलब आहार को भी लेकर के वो बता देते हैं अभी कि कौन सा आहार खा के आया। तो मैं उनका परिचय करा दूं, ये मेरा सौभाग्य है कि उनका मुझे परिचय कराने का मौका मिल रहा है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा स्वर आप सुन लें,
एक एक स्वर वाले प्रकृति को आप दिमाग में बैठा लें और जब भी फोन आए तो कहीं ना कहीं उससे टैली करके देखेंगे। मेरे स्वर में आप देखेंगे तो मेरे स्वर में आपको गुरुता दिखेगी, स्निग्धता दिखेगी, शीतता दिखेगी, सब कुछ देख सकते हैं आप, अनुभव कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, आनंद आ गया, धन्यवाद। थैंक यू बॉस। सर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की सीमा खत्म हो गई है हमारी, सर तो एक हम क्वेश्चन आपका प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्षमा भी कर सकते हैं आप, और अगर 2-4 क्वेश्चन ले लिए जाए, मुझे नहीं लगता कि जो है थोड़ा सा बहुत लेट हो पाएगा। 2-3 मिनट दे दे प्लीज सर, आप, मेरी रिक्वेस्ट है। सर आप देख पा रहे हैं उस कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 1-2 क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे आप पूछ ले, या कोई पर्सनल पूछना चाहे, इसी डायरेक्ट पूछना चाहे, जैसे बॉस ने पूछा वैसे पूछ सकता है मुझसे। नमस्ते। हाँ, आपका क्वेश्चन इतने सारे हैं कि हम उसके लिए पूरा एक कार्यक्रम ही फिर से कर लेंगे तो पूरा अच्छा रहेगा। अभी हम यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे और आपका फिर से पूरा कार्यक्रम ही एक क्वेश्चन हम सब रिकॉर्ड रखेंगे, जो भी लोग जुड़े हैं उनको पूछना है वो हम अगले महीने या उसके बाद के महीने ही इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत मतलब कहीं ना कहीं जो आपने मुझे एक अवसर दिया अपने अनुभव को साझा करने के लिए, और इतने सारे हमारे वैद्य मित्र इससे जुड़े हुए और उन्होंने मुझे सुना। हो सकता है इससे बेस्ट भी कोई बता पाए, और जो कुछ भी इसमें हमने आपको अच्छा लगेगा, या जो और जो अच्छा लगेगा वो हमारे गुरु का है, और जो थोड़ा सा भी त्रुटियां आदि रहेंगी वो मेरा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो भी वैद्य मित्र हमारे साथ जुड़े और शांति से जिन्होंने वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, उन सबका भी मैं आभार मानता हूँ। कोई भी वेबिनार की अंत हम कल्याण मंत्र से करते हैं, तो मैं यहाँ से कल्याण मंत्र बोलता हूँ, आप सब लोग आंखें बंद करके इसको सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी वैद्य मित्रों को शुभ रात्रि। जिग्नेश भाई, कोई किसी ने फेसबुक की लिंक पूछी है। फेसबुक की लिंक ग्रुप में डाल दी गई है। फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे ये लाइव हुआ है और इसकी दोनों की लिंक डाल दी गई है। फिर से भी एक बार लिंक बना के शेयर की जाएगी। पराशर भाई ने यहाँ भी शेयर की है, लेकिन यहाँ तो सब जुड़े हुए थे इसलिए यहाँ पे नहीं शेयर की। व्हाट्सएप पे सभी जगह शेयर कर दी गई है, जब भी लेक्चर शुरू हुआ तभी। नमस्ते, कैसे हैं? भार्गव पाटन से। सर आपका माइक म्यूट है। सर का माइक म्यूट। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते। आपके क्वेश्चन बहुत थे, आपको रोकना पड़ा, लेकिन ये नहीं सर, वो अपनी मर्यादा है और समय की सीमा होती है, और लेकिन आपको लाभ फिर से जरूर लेंगे। हाँ तो सर, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसी को कुछ भी बात करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा नंबर एक बार नोट कर लें आप लोग, 9557431208। मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ इसको, तो किसी को किस बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको इसके लिए हम ऐसे तो पत्रिका बनाते हैं, लेकिन इस बार हम जहाँ पत्रिका बनाते थे वो ठीक नहीं हुआ, इसीलिए हम नहीं बना पाए। जी जी सर, इसके लिए भी हम समाज प्रार्थी है। बाकी इसकी पत्रिका बनती है, लेकिन अच्छे से सबने भाग लिया है और ये फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव भी रहेगा। दो ढाई घंटे के लगते होना चाहिए। हमारे महामंत्री है
और भाई जी सर। प्रज्ञाबेन है, वो अध्यक्ष है, वो अच्छा भी अच्छा। अपने हमारे तो इस सत्र बहुत में बहुत जुड़े हैं। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जो है हमें एक मौका दिया, अवसर दिया अपने अनुभव को रखने का। सर इसका दूसरा पार्ट हम रखने ही वाले हैं, 2-3 महीने में ही एक बार आयोजन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर, काफी कुछ बिल्कुल क्वेश्चंस है और अभी भी कुछ कई जानकारी लेनी बाकी है, तो आपका ज्ञान का लाभ लेंगे सब हम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू देवांग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नमस्ते नमस्कार सर, नमस्कार। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर इसका दूसरा पार्ट दिल्ली व्यासपीठ के थ्रू रख दिया जाए क्या सर? आप मुझे पर्सनल फोन कर लेंगे सर, और मैं जरूर आपकी जो है इच्छा, क्योंकि मुझे मेरी भी बहुत है और मैं भी जरूर रखूंगा, तो आप मुझे पर्सनल फोन कर लेंगे, मैं बात कर लूंगा पर्सनल। ठीक है सर।